तो वो ज्वाइन कर लेंगे। अदरवाइज आई थिंक मौसम की वजह से कुछ लोगों के पास नेटवर्क का इशू होगा, तो वो रिकॉर्डेड भी सुन लेंगे। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इम्यून सिस्टम एंड ऑन्कोलॉजी। बहुत शार्ट और ब्रीफ जो है लेक्चर है इम्यून पे, और इम्यून पे क्वेश्चन आ भी चुके हैं, इम्यूनिटी पे, इम्यून पे, टाइप ऑफ इम्यून पे, ऑन्कोलॉजी पे, कीमोथेरापी पे, रेडियोथेरापी पे भी क्वेश्चन आ चुके हैं। पास्ट पेपर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो फर्स्ट पार्ट में है इम्यून सिस्टम। सबसे पहले इम्यून सिस्टम एक कुव्वत मुदाफियत का निज़ाम होता है हमारे जिस्म के अंदर। और वो कुव्वत मुदाफियत का निज़ाम जैसे हमारे और सिस्टम्स हैं, इसी तरीके से इसके पार्ट्स होते हैं डिफरेंट, जिसमें थाइमस है, और लिम्फ नोड है, लिम्फ है, और ब्लड सेल है, डिफेंस जो हमारा फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन है, उसके जो आर्गान है वो है। तो ये सब मिलके, और लिम्फेटिक फ्लूइड है, ये सारा मिलके बनाता है हमारा इम्यून सिस्टम। देन इम्यूनिटी। व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस पावर है, जो इन्फेक्शन से बचाता है हमें। और वो किसके नतीजे में पैदा होता है ये रेजिस्टेंस पावर? या तो फिर वैक्सीनेशन के नतीजे में पैदा होता है, या फिर प्रीवियस अटैक जो हमारे डिजीज के होते हैं उसके नतीजे में, या फिर नेचुरल रेजिस्टेंस होती है हमारी बॉडी में, जो कि जिसे हम फर्स्ट लाइन कहते हैं इम्यून सिस्टम, वो होता है। तो या तो नेचुरली हमारी बॉडी के पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल स्किन है, ब्लड सेल्स हैं, लिम्फ टिश्यूज है, लिम्फेटिक फ्लूइड है, तो ये हमारा क्या है, नेचुरल रेजिस्टेंस है। उसके अलावा हम बहुत सारी बीमारियों के खिलाफ वैक्सीनेशन करवाते हैं, और उस वैक्सीनेशन के नतीजे में हमारी बॉडी में एक रेजिस्टेंस पावर बनता है, जो वैक्सीन करवाते हैं उसी पैथोजन के खिलाफ। एक तो ये। दूसरा ये होता है कि कभी हमें अटैक हो किसी पैथोजन का, फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे को, हम बारहा जिक्र कर चुके हैं डेंगू का। तो डेंगू के हमने देखे कि 4 स्टीरोटाइप्स थे। तो अगर हमें डेंगू का अटैक होगा तो हमारा उस स्टीरोटाइप, उस स्पीशी के खिलाफ हमारी बॉडी कुव्वत मुदाफियत बना लेगी। और जब वो कुव्वत मुदाफियत बना लेगी तो दोबारा अगर कोई इसी किस्म का पैथोजन एंटर होगा हमारी बॉडी में, तो वो उसका कोई अमल नहीं होगा, उससे कोई हमारी बॉडी को इन्फेक्शन नहीं होगा। तो हमारी बॉडी का जो रेजिस्टेंट पावर है, उस रेजिस्टेंट पावर को, मुदाफियत को कहेंगे इम्यूनिटी। इस डायग्राम में आप देखेंगे कि हमारे इम्यून सिस्टम के कौन कौन से पार्ट हैं जो हमारी बॉडी को प्रिवेंट करवाते हैं पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म से। नंबर 1 आप देखेंगे म्यूकस मेम्ब्रेन है। म्यूकस मेम्ब्रेन जो हमारी लाइनिंग में होती है, हमारे नोज में है, माउथ में है, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर है, गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर है, वेसल्स के अंदर है। तो ये जो उनकी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन उन पैथोजन को अंदर जाने और इन्वेड करने नहीं देती। टांसिल है हमारे, टॉन्सिल्स जो है वो भी जो है रेजिस्टेंस हैं, वो प्रिवेंट करवाते हैं पैथोजेनिक इन्फेक्शन से। देखते हैं आप कभी इन्फेक्शन हो किसी को गले का, तो टांसलाइटिस हो जाता है, टांसिल जो होते हैं वो इन्फ्लाम हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं। क्यों स्वेल हो जाते हैं? कि वहां पे वाइट ब्लड सेल का रेशो जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और वो इन्वेड करना चाहेगा, वो जो हमला हुआ है पैथोजन का उनको किल करना चाहेगा। देन लिम्फेटिक वेसल्स हैं, लिम्फेटिक वेसल भी हमारे जो है पार्ट है हमारी
इम्यून सिस्टम का। देन थाइमस, थाइमस ग्लैंड जो है थाइमोसिन रिलीज करता है, जो एक्चुअली थाइमस ग्लैंड समझो कि ये हार्ट है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम का। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर थाइमस जो है वो थाइमोसिन पैदा करेगा, और जो टी लिम्फोसाइट हैं वो मेच्योर होने के लिए भी थाइमस में जाते हैं और थाइमस उन्हें मेच्योर करवाता है। देन हमारा स्किन, स्किन जो है ओवरऑल हमारी बॉडी को कवर करती है। स्किन जब कवर करती है तो स्किन के अंदर कोई भी चीज जा नहीं सकती। स्किन से पसीना सिक्रेशंस, ऑयल सिक्रेशंस वो तो हो सकती है, बाहर निकल सकती है, मगर उसके इंटर अंदर नहीं जा सकती कोई भी चीजें। तो ये सब चीजों को जो फॉरेन बॉडीज हैं, जो हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, इवन दो वाटर हो, डस्ट हो, पोलन हो, पैथोजन हो, वो हमारी स्किन जब तक वो स्किन क्रैक नहीं होगी, स्किन रप्चर नहीं होगी, स्किन ब्रेक नहीं होगी, तब तक स्किन के अंदर कोई चीज जो है वो इंटर नहीं हो सकती। देन लिम्फ नोड्स हैं। लिम्फ नोड जो है हमारे, उनके अंदर लिम्फेटिक टिश्यू फ्लूइड होता है, और लिम्फेटिक फ्लूइड के अंदर लिम्फ सेल भी अवेलेबल होते हैं। तो लिम्फ नोड जो होते हैं हमारे डिफरेंट बॉडी ग्राउंड के अंदर होते हैं, चेस्ट में होते हैं, एब्डामिन में होते हैं, नेक में होते हैं, एक्सिला में होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स लोकेशंस ऑफ द बॉडी, वहां पे लिम्फ नोड होते हैं। और आप देखेंगे अगर लोअर बॉडी में कोई हमारी लेग्स के अंदर कोई इन्फेक्शन हो, वूंड हो, वहां पे पैथोजन बढ़ जाए, तो ग्रोइन के अंदर जो लिम्फ होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं। क्यों स्वेल होते हैं? कि वहां पे लिम्फेटिक फ्लूइड बढ़ जाता है, लिम्फ सेल बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? कि वो उसको पैथोजन को किल करना चाहते हैं, उस इन्फेक्शन के साथ लड़ने के लिए समझो अपनी आर्मी कलेक्ट कर लेते हैं। इसलिए स्प्लीन है, स्प्लीन के अंदर टू जो है लूप होते हैं, एक होता है व्हाइट पल्प और दूसरा होता है रेड पल्प। रेड पल्प ऑफ स्प्लीन जो है वहां पे ग्रेवयार्ड है समझो आरबीसी का। वो जो आरबीसी डेड होते हैं, मर जाते हैं, उनका लाइफ जो है स्पॉन कंप्लीट हो जाता है, तो वो चले जाते हैं कहाँ पे? रेड पल्प ऑफ स्प्लीन। देन स्प्लीन का दूसरा है व्हाइट पल्प। व्हाइट पल्प में लिम्फेटिक टिश्यूज होते हैं, लिम्फ सेल होते हैं, लिम्फ जो है लिम्फेटिक फ्लूइड होता है, वो हमारी बॉडी को इम्यून डेवलप करता है, हमारी बॉडी को बूस्ट करता है इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए। तो स्प्लीन के अंदर ड्यूअल काम होते हैं, और इसके पल्प भी, उसके पार्ट भी दो होते हैं स्प्लीन के अंदर, रेड पल्प एंड व्हाइट पल्प। उसके अलावा लिम्फेटिक वेसल्स हैं। लिम्फेटिक वेसल का पूरा नेटवर्क है, जो कि हमारा गले के अंदर, हमारे चेस्ट के अंदर, हमारे एब्डोमेन के अंदर और लेग्स के अंदर, ऑलमोस्ट ग्राउंड के अंदर, एक्सिला के अंदर और नेक के अंदर जो है वो नेटवर्क जो है वो ज्यादा होता है। उसके अलावा बोन मेरो हमारी इम्यून सिस्टम में, क्योंकि हमें पता है कि बोन मेरो से ब्लड सेल बनते हैं, फिर रेड बोन मेरो से रेड ब्लड सेल बनते हैं, और जो स्टीम सेल है उसके डिफरेंट जो वाइट पार्ट है उससे फिर प्लेटलेट बनते हैं, उससे व्हाइट ब्लड सेल बनते हैं, तो वो भी हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है। तो हम जनरली देखें म्यूकस मेम्ब्रेन, लिम्फेटिक वेसल, थाइमस, स्किन, बोन मेरो, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, ये जो हमारे हैं हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है। अब देखें फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन इम्यून सिस्टम। हमारा एसपीएससी में क्वेश्चन आ चुके हैं फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन इम्यून डिफेंस पे। फर्स्ट लाइन इम्यून डिफेंस जनरल इम्यून सिस्टम है, उसमें कोई भी स्पेसिफाई नहीं होता कि भाई फला पैथोजन को किल करना है, फला को छोड़ देना है, वो भले इन्फेक्शन करे, नहीं। ये जर्नलाइज्ड इम्यून है, ये हमारी बॉडी को प्रिवेंट करता है, ऑल टाइप ऑफ दी फॉरेन बॉडीज उसको करता है। और ये इनेट होता है बाय बर्थ। इनेट मीन्स बाय बर्थ। जब बच्चा पैदा होता है तो कुदरती तौर पे उसके अंदर बाय बर्थ जो है वो, हमारी स्किन जो होती है वो बाय बर्थ में होती है। हम एग्जाम्पल लें, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो हमारी बाय बर्थ होती है। उसके अलावा जो है हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो हमारे बाय बर्थ होते हैं, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल। देन हमारे जो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट हैं उनका एक्ट आता है, तो वो हमें प्रिवेंट करवाते हैं थ्रू द वैक्सीनेशन, थ्रू द ट्रांसफ्यूजन, थ्रू द सीरम्स और इन्फेक्शन इन्वेंजन। तो फर्स्ट लाइन में
हमारी म्यूकस आ जाएंगी, हमारी स्किन आ जाएंगी, हमारे जो है न्यूट्रोफिल मोनोसाइट्स आ जाएंगे पैथोजन से प्रिवेंट करने के लिए। ये होगा हमारा फर्स्ट लाइन। और फर्स्ट लाइन इम्यून सिस्टम जो है हमारा वो है इनेट इम्यून सिस्टम, एडाप्टिव नहीं होता। इम्यून सिस्टम नॉन स्पेसिफिक भी आप इसे कहते हैं। द फर्स्ट लाइन डिफेंस आर इम्यून ऑफ द बॉडी इज आल्सो नोन एज नॉन स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट द पैथोजन। नॉन स्पेसिफिक है, जिस किस्म का भी कोई भी पैथोजन होगा हमारी स्किन उसे अंदर नहीं छोड़ेगी। एटलीस्ट हमारी स्किन जो है वो या तो ब्रेक हो जाए, या तो उसके अंदर रप्चर हो जाए, या फिर कोई चीज जो है वो पेनिट्रेट करके अंदर जाए, अदरवाइज उसमें स्किन में जो है वो पैथोजन नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल हम गिरते हैं रोड पे और गिरने के बाद कोई भी इंजरी, कोई भी स्क्रैच, कोई भी वुंड नहीं होता, तो टेटनस का पैथोजन जो है वो ब्लड के अंदर नहीं जा सकेगा। क्यों नहीं जाएगा हमारी बॉडी में? क्योंकि स्किन जो है उसे अंदर जाने नहीं देगी, स्किन से कोई चीज अंदर नहीं जाने सकती जब तक स्किन जो है वो रप्चर ना हो जाए, बस्ट ना हो जाए, बर्न ना हो जाए, ब्रेक ना हो जाए। देन है हमारे पास सेकंड लाइन डिफेंस। फर्स्ट लाइन आई थिंक आप लोगों का टोटली क्लियर हो गया होगा। देन सेकंड लाइन डिफेंस में, सेकंड लाइन डिफेंस है एडाप्टिव इम्यूनिटी। आप सेकंड लाइन डिफेंस को कह सकते हैं एडाप्टिव एंड स्पेसिफिक form of defense mechanism. Second line defense is also known as adaptive immunity, or also known as the specific form of defense mechanism against the pathogen. This immune system produces an immune response at the time when the human body is exposed to pathogen. The पैथोजन पैथोजेनिक डिजीज हो, वो डिजीज हो जाए, पैथोजन का आपको हमला हो, या फिर पैथोजन इंट्रोड्यूस कराई जाए हमारी बॉडी के अंदर थ्रू दी वैक्सीनेशन। क्योंकि हम वैक्सीन के अंदर पढ़ के आए थे, हमारे जो एसपीएससी के पेपर के उसके अंदर थे, तो हमने उस पे वैक्सीन को डिस्क्राइब किया था कि कौन कौन से किस्म की वैक्सीन होती है, लाइव होती है, एटेन्यूएट होती है, किल्ड होती है, और टॉक्सिन्स होती हैं, कॉन्जुगेटेड। द 5 फॉर्म ऑफ द वैक्सीन हमने डिस्कस किए थे, और उसके एग्जाम्पल भी हमने डिस्कस किए थे। तो वो वैक्सीन हमारे इंट्रोड्यूस करें, या फिर पैथोजन इन्फेक्शन हमारी बॉडी में हो, उसके नतीजे में हमारी बॉडी उसके खिलाफ इम्यूनिटी बना ले, तो दैट इज कॉल्ड सेकंड लाइन डिफेंस, एडाप्टिव डिफेंस, और स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ द डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट द पैथोजन। एंटीजन एंड एंटीबॉडी। एंटीजन इज अ डिजीज एजेंट। एंटीजन जो है वो डिजीज एजेंट है, डिजीज काज करने वाली चीजें हैं। वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, पैरासाइट हो, फंगस हो, केमिकल हो, टॉक्सिन हो, पोलन हो, डस्ट हो, केमिकल हो, स्मोक हो, स्मोग हो। तो ये सारी चीजें जो हैं जो बॉडी के अंदर एबनॉर्मलिटी काज करे, डिसफंक्शनिंग काज करे, इरिटेशन काज करे, ये सारी चीजें कहलाएंगी एंटीजन। एंटीजन जरूरी नहीं है कि वो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म हो, वो केमिकल सब्सटेंस भी हो सकते हैं, वो टॉक्सिन्स भी हो सकते हैं, वो पोलन भी हो सकते हैं, वो एलर्जन भी हो सकते हैं, वो डस्ट भी हो सकती है, स्मोक भी हो सकती है, स्मोक भी हो सकती है। सारी चीजें जो हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं है और वो हमारी बॉडी में एबनॉर्मलिटी काज कर सकती हैं, तो ऐसी सारी चीजों को हम कहेंगे एंटीजन। और एंटीबॉडी किसे कहेंगे? एंटीबॉडी एक्चुअली हमारी बॉडी का हिस्सा होती है, वो प्रोटीन है जो एंटीजन के खिलाफ हमारी बॉडी डिफेंस के लिए लड़े, उसको कहेंगे एंटीबॉडी। एंटीबॉडी इज अ प्रोटीन दैट बाइंड्स टू द एंटीजन, एंटीजन के साथ बांड हो जाए, अलो आवर इम्यून सिस्टम टू आइडेंटिफाई एंड डील विद इट। हमारे इम्यून, अच्छा, हमारी बॉडी के अंदर अगर पैथोजन कोई घुस जाए, वो भले हमारी बॉडी का नोन हो। नोन आप किसे कह रहे हैं? नोन उसे कह रहे हैं जिसकी आप वैक्सीन ले चुके हैं, या जिसके लिए पहले ही बॉडी में इन्फेक्शन हुआ हो। तो ऐसे नॉन किस्म के इन्फेक्शन से हमारी बॉडी में अगर वो पैथोजन दोबारा, सेम आप एग्जांपल ले लें डेंगू का। डेंगू का स्टीरियोटाइप 1 मीन्स डेंगू की स्पीशी 1 जो है, हमें 1 से डेंगू हुआ,
देन हमें दोबारा सेम ही किस्म का डेंगू अगर आ जाए हमारी बॉडी के अंदर, तो बॉडी हमें उसको किल करेगी। किल करने से पहले बॉडी के अंदर अलार्मिंग सिस्टम होता है कुदरती तौर पर। उस अलार्मिंग सिस्टम को कहते हैं कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस केमिकल रिएक्टेंट है जो है अंदर बॉडी के अंदर अलार्मिंग करेंगे। केमिकल वो तेजी से बढ़ना, मैसेज देना शुरू करेंगे कि भाई फला किस्म का पैथोजन बॉडी के अंदर आ चुका है। देन बी लिम्फोसाइट आकर आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ ये तो वही है जो पहले हुआ था। देन टी लिम्फोसाइट आकर उसे किल कर देंगे। तो ये बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म होता है कि वो उस मैकेनिज्म के थ्रू डिफेंस कर सके, प्रिवेंट कर सके। द प्रोटीन बाइंड टू द एंटीजन एंड known to the immune system for dealing that one is known as antibody. Antibody is works against antigen. Two type of immunity exist in our body: active immunity and passive immunity. Active immunity, when our own immune system is responsible for protecting us from a pathogen, is known as active immunity. And then a passive immunity occurs when we are protected from a pathogen by immunity gained from someone else. एक्टिव इम्यूनिटी में हमारी बॉडी खुद ब खुद उसके साथ लड़ती है। हमारी बॉडी जो है उनके पैथोजन के खिलाफ काम करती है, उसके खिलाफ जो है वो लड़ती है, और वो बॉडी का इंटरनल इनिशिएटिव होता है। और पैसिव इम्यूनिटी के अंदर हमारी बॉडी प्रोटेक्ट होती है किसके थ्रू? इम्यूनिटी गेन्ड फ्रॉम समवन, मदर से इम्यूनिटी मिले, पैसिव इम्यूनिटी है वो भी। वैक्सीन के थ्रू हम सीरम, फॉर एग्जांपल एक बंदे को टेटनस हो गया, अब टेटनस के बाद हो जाने के बाद तो आप प्रिवेंशन वैक्सीनेशन नहीं करवा सकते, मगर सीरम टेटनस इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी में, जैसे डिप्थेरिया के खिलाफ सीरम डिप्थेरी करते हैं, तो वो जाकर हमारी बॉडी को उसको जो पैथोजन आ गया है उससे लड़ेंगे। तो दैट वन इज नोन एज पैसिव इम्यूनिटी। Women have three type of immunities: innate, adaptive and passive. innate के अंदर क्या होता है? innate हमारी बाय बर्थ होती है, इनबॉर्न होती है, नेचुरल होती है इम्यूनिटी। द innate immunity is natural immunity in our body. For example, हमारी स्किन है वो एक्ट करती है एज अ बैरियर टू ब्लॉक द जर्म्स फ्रॉम द एंटरिंग द बॉडी। जर्म जितने पैथोजन है उनको हम जर्म कहेंगे। वो एक हमारी स्किन बैरियर बना हुआ है उन पैथोजन के खिलाफ, उनको अंदर नहीं छोड़ेगी। इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करेगा इन्वेडर्स कि हमारी बॉडी में जो चीज आई है वो एंटीजन है, और वो एंटीजन जितनी भी होंगी वो जाहिर बात है हमारे लिए डेंजरस होंगी, और उनको डेंजरस को डील करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर क्या बना हुआ है? एंटीबॉडी। तो जो बाय बर्थ नेचुरली हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है वो इम्यूनिटी है इनेट इम्यूनिटी। दूसरी है एडाप्टिव इम्यूनिटी। एडाप्टिव इम्यूनिटी में एक्टिव इम्यूनिटी भी आप उसे कह सकते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया। उसमें वो एडाप्टिव इम्यूनिटी जब एक्सपोज हुए, अच्छा अब थोड़ा और मैकेनिज्म समझ ले। एक्टिव इम्यूनिटी हमारी बॉडी में बन गई है एक बार, कभी हमारी बॉडी को पैथोजेनिक डिजीज हुआ ही उसके बाद वो बन गई, या फिर हमने वैक्सीनेशन करवाई थी पहले 9 माह में, 15 माह में बच्चे को वैक्सीनेशन हुई मीजल की, उसके बाद मीजल का पैथोजन कभी उसके जिस्म में एंटर हो जाए, तो एक्टिव इम्यूनिटी मीन्स एडाप्टिव इम्यूनिटी जो हमने बनाई हुई है बॉडी में, वो उसके साथ लड़ना शुरू हो जाएगी। दैट इज बॉडीज ओन मैकेनिज्म। ये भी बॉडी का अपना ही मैकेनिज्म हो गया, क्योंकि हमने बॉडी को एक्टिवेट करके रखा है कि भाई आपके पास जब भी पैथोजन आए तो आप उससे लड़ सकना। ये भी वैक्सीनेशन के थ्रू करें हम, या फिर किसी बच्चे को 9 महीने हो गए और वैक्सीनेशन नहीं हुई मीजल की फॉर एग्जांपल, और उसको मीजल का इन्फेक्शन हो गया, और मीजल के इन्फेक्शन के बाद उसके अंदर मीजल के खिलाफ जो है इम्यूनिटी बन गई, तो ये भी इम्यूनाइज्ड हो गया बच्चा थ्रू दी पैथोजेनिक अटैक। तो ये एडाप्टिव और यहाँ एक्टिव इम्यूनिटी।
पैसिव इम्यूनिटी जैसे मैंने बताया कि हम क्या करें, एंटीबॉडीज जो हैं वो मदर मिल्क से जाएं, या फिर हमें सीरम जो है, जब कोई पैथोजन डिजीज लग जाए उसके बाद हम कोई वो सीरम इंट्रोड्यूस करवाएं बॉडी के अंदर। टेटनस का सीरम लगाते हैं, डिप्थीरिया का लगाते हैं, मुख्तलिफ डिजीज का काफी का है। तो वो हमारी बॉडी को पारो मीन्स बना बनाया हुआ हम बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं इम्यूनिटी। बाहर से बनी हुई इम्यूनिटी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करें, दैट आर कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटीज। अब हम थोड़े 10-12 इसके एमसीक्यूज भी देख लें। फर्स्ट लाइन बॉडी डिफेंस, अनब्रोकन स्किन, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, एंटीजन मॉलिक्यूल, पैथो फेगोसाइटिक सेल्स। इनसे सबसे ज्यादा जो हमारा फर्स्ट लाइन डिफेंस है वो क्या है, फर्स्ट से हमारा स्किन है, अनब्रोकन स्किन। याद रखें कहीं पे भी बॉडी स्किन के अंदर जो है वो रप्चर ना हो, स्क्रैच ना हो, ब्रेक ना हो, वूंड ना हो, अनब्रोकन स्किन जो है वो हमारी क्या है, फर्स्ट लाइन डिफेंस है। सिफिलिस इज काज्ड बाय, सिफिलिस ये हम पहले भी डिस्कस करके आए हैं, ट्रेपोनीमा प्लेटिनियम सिफिलिस का अर्थ करता है। और सिफिलिस क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। Which one of the following can provide naturally acquired passive immunity for the newborn? जैसे हमने डिस्कस किया, ये हम इम्यूनोग्लोबिन पढ़ के आए, इसलिए मैंने ये इस लेक्चर में आपको नहीं किया। और हम टाइप ऑफ वैक्सीन वैक्सीन ये भी हम पढ़ के आए थे, हमने उसका जिक्र भी यहाँ पे इसलिए नहीं किया क्योंकि हम चीजें सारी वो डिस्कस करके आए हैं, तो हमें आगे चलना चाहिए। आईजीजी जो है वो हमारे मदर से बच्चे के अंदर जो है मूव करती है, और वो पैसिव इम्यूनिटी है, वो एक्टिव इम्यूनिटी नहीं है। क्योंकि पैसिव इसलिए है कि क्योंकि बनी बनाई हुई बच्चे के अंदर जाती है और बच्चे के अंदर एक्टिवेट नहीं होती। द मेजर इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट इन द ह्यूमन सीरम इज, बॉडी के अंदर जो मेजर इम्यूनोग्लोबिन है ये भी हम पढ़ के आए थे, ये ज्यादा जो है आईजीजी। इंटरफेरॉन इज कंपोज्ड ऑफ, इंटरफेरॉन जो होती हैं हेपेटाइटिस के अगेंस्ट हम जो इंजेक्टेबल्स देते हैं वो किस चीज के बने हुए होते हैं, इंटरफेरॉन्स ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए थे। द इंटरफेरॉन्स आर मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, किस चीज से बने होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन से बने हुए होते हैं। टेस्ट यूज्ड फॉर एड्स, एड्स के लिए हम क्या करते हैं, कौन सी टेस्ट करते हैं, अलेजा करते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी इज इंड्यूस्ड बाय इंजेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। एक्टिव इम्यूनिटी को हम किस तरीके से कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं, हेल्प हेल्प करते हैं। और भी जैसे कि कोई पैथोजन हमारी बॉडी में लगा, हमारी एक्टिव इम्यूनिटी तो उसके साथ लड़ रही है, मगर हम क्या करते हैं, एंटीबॉडीज देते हैं अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो। लाउस पास्चर डेवलप द वैक्सीन फॉर, लाउस पास्चर तीनों वैक्सीन लाउस पास्चर ने फर्स्ट टाइम बनाई थी, एंथ्रेक्स की, रेबीज की और कॉलरा की। द पर्पज ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का मकसद क्या होता है, ये एमसीक्यूज जो है एसपीएससी में भी आ चुका है, हम डिस्कस कर चुके हैं। टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द साइड इफेक्ट दैट अकम्पनी इन्वेजन और इंजरी फ्रॉम द फॉरेन ऑर्गेनिज्म। कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर अगर इन हो जाए तो उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। हमारी इम्यूनिटी का काम यह है कि उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे कि वो कोई भी अंदर डिफेक्ट एबनॉर्मलिटी काज ना कर सके। उससे प्रिवेंट करवाने के लिए जो मैकेनिज्म होगा वो इम्यूनिटी का होगा। व्हाट काइंड ऑफ डिफेंस बैरियर प्रोवाइड बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन हमें कौन सा करती है। अब देखें थोड़ा क्वेश्चन की नोयत चेंज हो गई, हमने देखा था पहले फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन इम्यूनिटी आर डिफेंस। अब यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन को इन्होंने घुमा के दिया। देखिए फिजिकल बैरियर है हमारा, स्किन क्या है, फिजिकल बैरियर है, केमिकल बैरियर नहीं है। और केमिकल बैरियर हमारे कौन से हैं, हमारे ब्लड सेल्स हैं, हमारे लिम्फ सिक्रेशन हैं, ब्लड सिक्रेशन हैं, म्यूकस सिक्रेशन का अगर जिक्र हो तो वो हमारी क्या है, केमिकल बैरियर है, केमिकली हमें डिफेंस करती है। मगर स्किन हो, म्यूकस मेम्ब्रेन हो, ये हमें क्या करती है, फिजिकल बैरियर देती है, पैथोजन को अंदर जाने नहीं देती।
प्लाज्मा सेल्स आर फॉर्म्ड, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं पहले के लेक्चर में, कि जो हमारे प्री लिम्फोसाइट हैं वो प्रोड्यूस करते हैं प्लाज्मा सेल्स, और प्लाज्मा सेल का फिर फर्दर जो है मास्ट सेल है जो एलर्जन रिस्पांस में काम करते हैं। उसके अलावा ब्लड थिनर हैं, सिक्रेशंस उसकी लाइटिक सिक्रेशंस हैं वो पैदा करते हैं। बी लिम्फोसाइट्स मैच्योर इन, बी लिम्फोसाइट कहाँ पे मैच्योर होते हैं? बोन मैरो में। जबकि टी लिम्फोसाइट कहाँ पे मैच्योर होते हैं? थाइमस में, जो है उसके अंदर लिम्फ नोड्स के अंदर, थाइमस के अंदर। थाइमोसिन जो है थाइमस के अंदर वो टी लिम्फोसाइट को मैच्योर करते हैं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन हुआ है टी लिम्फोसाइट मैच्योर इन, देन हमारा ऑप्शन डी होता थाइमस। द सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स आर मीडिएट बाय, अब एक होती है सेल मीडिएट और दूसरी होती है पैथोजन मीडिएट। तो टी सेल जो है वो सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स है, सेल मीडिएट इम्यूनिटी आप इसे कह सकते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज द सीरम हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस का जो सीरम, तो हेपेटाइटिस बी उसके खिलाफ जो है अवेलेबल है, उसको प्रिवेंट भी हम कर सकते हैं, उसकी वैक्सीनेशन भी है। उसके बाद हमारा दूसरा पार्ट जो है आज का वो है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी एक्चुअली कहते हैं द स्टडी ऑफ कैंसर, न्यू प्लाज्म कहते हैं कैंसर को। ऑन्कोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ कैंसर, एंड कैंसर को अदर वर्ड्स में साइंटिफिकली मेडिकली न्यू प्लाज्म। न्यू प्लाज्म का मतलब ये होता है कि जो सेल है उनका प्रोलिफरेशन जो है रेट वो चेंज हो जाता है। प्रोलिफरेशन चेंज होने से क्या होता है कि जो सेल होता है उसकी नॉर्मल मैच्योरेशन जो होती है ड्यूरेशन, और उसकी जो साइज होती है उन्हें दोनों में चेंज आ जाती है। हाइपरप्लेजिया भी हो जाता है, और जो सेल होता है उसकी साइज नंबर दोनों में चेंज आ जाएगी, और मैच्योरेशन में भी। जो सेल मैच्योर होगा 2 दिनों में वो इमेच्योरली बढ़ता जाएगा। मल्टीप्लिकेशन जो सेल की 1 वीक में होनी है वो 3 डेज में होना शुरू हो जाएगी। जब मल्टीप्लिकेशन रेट मींस प्रोलिफरेशन रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा तो उसके सेल के तादाद बढ़ जाएंगे। तादाद बढ़ेंगे तो सेल मैच्योर भी नहीं होंगे, क्योंकि उनकी डिवीजन मैच्योरेशन से पहले हो रही है, तो अपना काम भी परफॉर्म सही नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको कहते हैं न्यू प्लाज्म। अब ट्रीटमेंट में हम देखें, क्योंकि ट्रीटमेंट पे क्वेश्चन आ चुका है कीमोथेरेपी के हवाले से, तो कैंसर की जो ट्रीटमेंट है उसके लिए ऑप्शन जो है हार्मोन थेरापी होता है, हार्मोनल थेरापी की जाती है अगर कोई हार्मोनल प्रॉब्लम हो, हार्मोनल कैंसर हो, एंडोक्राइन कैंसर हो। सर्जरी, सर्जरी ऑलमोस्ट बेनाइन की होती है। देर आर 2 टाइप ऑफ कैंसर, बेनाइन एंड मेलिग्नेंट, दोनों हम डीपली डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके अंदर मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस का मतलब है कि जो है कैंसरस सेल नॉर्मल सेल में बढ़ते जाएं, स्प्रेड होना जो है उसको सर्जरी। तो अगर बेनाइन होता है, बेनाइन इनकेप्सुलेटेड होता है, जो जिस एरिया में हुआ है वहां पे होगा, दूसरी एरिया में मेटास्टेसिस नहीं होगा। मेटास्टेसिस होता है किसमें? मेलिग्नेंट कैंसर के अंदर। तो सर्जरी जो है उसको बेनाइन का जो है वो ट्रीटमेंट है। बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन, अगर ब्लड कैंसर है, अगर बोन मेरो का कैंसर है तो उसमें बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन का रोल होता है। कीमोथेरापी, कीमोथेरापी जो है वो सब टाइप जितने भी कैंसर के हैं केमिकल्स के थ्रू, कीमो मीन्स केमिकल्स, केमिकली ड्रग्स के थ्रू अगर स्ट्रॉन्ग केमिकल्स यूज किए जाते हैं एक्चुअली, इसलिए इसे कहते हैं कीमोथेरापी। उसके अंदर अगर ट्रीटमेंट करें तो उसको हम कहेंगे कीमोथेरापी। टारगेटेड थेरापी, टारगेटेड थेरापी में सिर्फ वो उन सेल को टारगेट किया जाता है जो न्यू प्लास्टिक होते हैं, जो न्यू प्लाज्म होते हैं। रेडिएशन थेरापी या रेडियोथेरापी के थ्रू ट्रीटमेंट जिसे कहें, जैसे रेडियोथेरापी जो है वो श्वास जो है दिए जाते हैं। देन कीमोथेरा इम्यूनोथेरापी,
जो इम्यूनिटी है, जिस टाइप के सेल डिस्ट्रॉय हुए हैं इम्यून के, वो जो है उनको बूस्ट करना होता है, उसे कहते हैं इम्यूनोथेरेपी। द मोर देन 6 मीन 7 टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट हैज बीन यूज्ड फॉर द ट्रीटिंग ऑन्कोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। देन अगर हम कुछ एमसीक्यूज इन पे देखें, द ब्रांचेस of science that deal with the branch of science which deal with the diagnosis, treatment and study of cancer is known as, जैसे हम डिस्कस करके आए, कैंसरोलॉजी कोई टर्म नहीं होता, रेडियोलॉजी स्टडी ऑफ रेडियोग्राफिक इमेजिंग, न्यूरोलॉजी स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम एंड ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ न्यू प्लाज्मा और कैंसर। इंक्रीज इन नंबर ऑफ नॉर्मल सेल, अब इसमें देखें एक नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाए, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाए तो उसे कहेंगे हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया का मतलब है कि एबनॉर्मल सेल जो है वो नंबर ऑफ सेल जो नॉर्मल वैल्यू है उससे ज्यादा हो गए। दूसरा है हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी का मतलब है कि जो सेल है उसकी साइज बढ़ जाए, नॉर्मल से सेल की साइज जो है नॉर्मल से बढ़ जाए, उस कंडीशन को क्या कहेंगे, हाइपरट्रॉफी। हाइपरप्लेजिया कहेंगे जब नंबर ऑफ सेल हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम द नॉर्मल। और डिस्ट्रॉफी उसे कहेंगे, डिस्ट्रॉफी में क्या होता है कि जो सेल की साइज भी बढ़ जाए, नंबर भी बढ़ जाए, एबनॉर्मलिटी हो जाए उसके अंदर, इस किस्म की एबनॉर्मलिटी किसी भी किस्म की सेल के अंदर हो जाए तो उसे कहें न्यू प्लेजिया कहेंगे। तो न्यू फॉर्म ऑफ सेल, आप न्यू प्लेजिया को न्यू फॉर्म ऑफ सेल भी कह सकते हैं। न्यू फॉर्म ऑफ सेल इस सेंस में कहेंगे कि ना मेच्योर होगा, ना छोटा होगा, साइज में भी बड़ा होगा, नंबर में भी बड़ा हो जाएगा, तो जो उसका काम है उससे वो काम नहीं कर पाएगा, इट मीन्स वो अपनी टाइप से बिगड़ गया है। म्यूटेशन जिसे कहें, म्यूटेशन में क्या होता है, चेंज आ जाती है उसके फॉर्म में, न्यू प्लाज्म हो जाएगा। म्यूटेशन का मतलब होता है कि जीन के अंदर, सेल के अंदर जो जीन है, जीन के अंदर तब्दीली आ जाए, उस तब्दीली की वजह से सेल में भी तब्दीली आ जाए। जब सेल में आएगी फिर टिश्यू में आएगी, टिश्यू में आएगी फिर ट्यूमर हो जाएगा, वो ट्यूमर कैंसरस भी हो सकता है और नॉन कैंसरस भी हो सकता है। इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल इज कॉल्ड हाइपरट्रॉफी, जैसे मैं बता के आया। मोस्ट कॉमन नॉन काज ऑफ कैंसर इज, नॉन काज ऑफ कैंसर है तंबाकू चूइंग, सबसे ज्यादा जो कैंसर होता है। इन फॉलोइंग व्हिच इज नॉट अ फीचर ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर का क्या फीचर नहीं है, रैपिड ग्रोथ, रैपिड ग्रोथ तो होती है मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर। मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस मैंने बताया कि कैंसर सेल जो है वो अपनी जो इर्द गिर्द है वहां पे फैलते जाएंगे, दूसरों को भी कैंसरस करते जाएंगे। infiltrate other tissue, infiltrate other tissue, it means same the other words of metastasis, metastasis को other words में कहें infiltrates to other tissue means दूसरे tissues के अंदर भी बढ़ता जाए। contained within a capsule, मैंने क्या बताया कि जो बेनाइन ट्यूमर है वो इनकेप्सुलेटेड होता है, मींस कंटेंट विद इन द कैप्सूल, एक अपनी उसकी लिमिट होती है, एक एरिया होता है उसके अंदर होता है, उसे बाहर नहीं जा सकेगा। केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूप्लाज्म आर, कौन से केमिकल हैं, देखिए सोडियम हमारी बॉडी का जो है नॉर्मल पार्ट है, सोडियम से कभी भी कैंसर नहीं होगा, पोटेशियम से कभी कैंसर नहीं होगा, ये हमारे सेल के इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर नॉर्मली फ्लूइड है। तो निकल कंपाउंड्स की वजह से, एस्टियोस की वजह से, क्रोमियम की वजह से कैंसर हो सकता है, पॉसिबल है केमिकली रिस्पॉन्सिबल, सोडियम की वजह से नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूप्लाज्म आर एक्सेप्ट, किसकी वजह से नहीं होगा, बाकी की वजह से सोडियम। इन फॉलोइंग व्हिच इज द फीचर ऑफ बेनाइन ट्यूमर, सेम द contained within the capsule, benign tumor of bone is known as, हमें क्या पढ़ा है हमने, ओस्ट, ओस्टियो मीन्स बोन टिश्यू, बोन सेल, ओस्टियोसाइट, ओस्टियो मीन्स रिलेटेड टू बोन, ओस्टियोसाइट मीन्स बोन सेल। लिपोमा अगर हमारी जो है एडिपोज टिश्यू के अंदर कैंसर हो जाए,
फाइब्रोसार्कोमा अगर हमारे मसल के अंदर, ओस्टियोजेनिक, ओस्टियोजेनिक का मतलब है कि बोन से रिलेटेड, ओस्टियोमा का मतलब है कि बोन कैंसर, बेनाइन कैंसर ऑफ बोन। The nurse is reviewing the laboratory results of client. Diagnosis with multiple myeloma. Which of following would the nurse expect to note specifically this disorder? इससे क्या होता है, मल्टीपल माइलोमा की वजह से जो कैल्शियम की लेवल है वो डिक्रीज हो जाती है। द टर्म नेक्रोसिस, नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है? नेक्रोसिस का मतलब होता है डेथ ऑफ सेल और टिश्यू। जब डेथ ऑफ सेल ऑफ टिश्यू हो जाए तो देन अदर कंडीशन क्या होगी? अगर उनको डिब्रेस को, उस कीचड़ को, उस मरे हुए सेलों को ना निकालें या बॉडी उसको फेगोसाइटिक अमल से खत्म ना कर दे तो फिर वहां पे गैंग्रीन हो जाती है। गैंग्रीन के बाद जो है वो इम्प्यूटेशन होगा या उस पार्ट को जो है वो कोर के उसको काट के निकाल दें, अदरवाइज उसमें फाउल स्मेल होती है, टिश्यू डेड हो जाते हैं, टोटली डेड के बाद वो गलना सड़ना शुरू हो जाएंगे और साइड वाले जो नॉर्मल टिश्यू होंगे उनको भी खराब करना शुरू करेंगे। ट्यूमर मेड ऑफ फेट सेल्स मींस एडिपोज टिश्यू, फेट